आप सबका अपने YouTube चैनल सिंह सतीश 249 पर स्वागत है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, आपको ये हेडिंग दिख रही होगी। इसका मतलब यह है कि आज का जो टॉपिक है वो लाइट से रिलेटेड है, प्रकाश से संबंधित ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। ऐसा कोई भी ईयर नहीं होगा जिस ईयर में ये टॉपिक आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। और इस टॉपिक की खास बात ये होती है, गोली पृष्ठ की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो गोली पृष्ठ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अवतल पृष्ठ होता है, उत्तल पृष्ठ होता है। दोनों ही डेरिवेशन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे, दोनों ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन आज का जो डेरिवेशन है अवतल पृष्ठ पर, ये सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है और बड़े प्रश्नों में आता है। सरल डेरिवेशन है, आपको पूरे के पूरे नंबर इस पे मिल सकते हैं। 5 नंबर का ये डेरिवेशन सबसे लास्ट के क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र हम कैसे निकालेंगे, इसका निगमन कैसे करेंगे, यही बात आप लोगों को बतानी है। लेकिन इस डेरिवेशन को समझने से पहले आप कुछ बेसिक बातों को समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आपको बेस या बेसिक बातें आपकी क्लियर नहीं होंगी तब तक डेरिवेशन समझ में आते नहीं हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, किस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन होता है। इस बात को हम समझ लें, अच्छी तरीके से डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। अपवर्तन, जिसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन, एक हम यहाँ पे रेखा खींच लेते हैं। ये एक ऐसी रेखा है जो किसी माध्यम को दो भागों में बांटती है। ऊपर का माध्यम एक हम कह लेते हैं और नीचे का जो माध्यम है उसको हम दो कह लेते हैं। इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग माध्यमों की हम बात कर रहे हैं और एक इस रेखा पर एक हम लंबवत रेखा खींच लेते हैं जिसको अभिलंब यानी नॉर्मल के नाम से जाना जाता है। इसको n से डिनोट करते हैं। एक प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, या कह सकते हैं कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो प्रकाश की किरण ऐसे सीधी निकल जाए। ऐसा कभी नहीं होता, ये नहीं हो सकता है। वो प्रकाश की किरण अपने प्रारंभिक मार्ग की दिशा से विचलित होगी। अगर मान लीजिए कि माध्यम एक विरल माध्यम है, एक रेयर मीडियम है, और माध्यम 2 एक सघन माध्यम है, एक डेंसर मीडियम है, तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब, ये होता है अभिलंब, वो अभिलंब की ओर ऐसे झुकती है। वो कभी सीधी नहीं जाएगी, वो अभिलंब की ओर झुकेगी और इस तरीके से वो अभिलंब की तरफ ऐसे झुक जाती है। तो ये चूंकि आपतित किरण है, ये कहलाती आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहलाती है। इसका ये कोण आपतन कोण होता है और इसे चूंकि हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है। तो इसका ये जो कोण होता है इसको अपवर्तन कोण कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम इसका उल्टा कर दें, ये बात आपको समझनी है, आप इसको हल्के में ना लें। अगर डेरिवेशन समझना है तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर आती है तब भी आप इसको ध्यान से देखें। और अगर ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है और प्रकाश की किरण अगर सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से, ये अभिलंब है, इसको हम अभिलंब कहते हैं, तो अभिलंब से दूर हटेगी, वो ऐसे दूर हो जाएगी। तो ये चीज़ें हमको आनी चाहिए। ये आपतन कोण है और ये क्या है, अपवर्तन कोण। और इसी में हम लोग स्नेल का नियम लगा देते हैं। अब मान लीजिए कि ऊपर का जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक n1 है और नीचे का जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक n2 है। स्नेल का नियम जब इस पर आप अप्लाई करोगे तो n इक्वल टू साइन आई अपान में साइन आर, ये स्नेल का नियम है।
लेकिन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका जो अपवर्तनांक होता है इसको हम अलग तरीके से लिखेंगे, n से नहीं लिखेंगे। मान लीजिए कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है प्रकाश की किरण, तो हम लिखेंगे पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। अगर पहले से दूसरे में जाएगी तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, और अगर वो दूसरे से पहले में जाती है तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे चूंकि माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है इसलिए पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। समझिए आप, यहाँ पे पहले से दूसरे में जाएगी तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, यानी 1 and 2 ऐसे लिखेंगे। और जब यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो चूंकि यहाँ प्रकाश किरण दूसरे से पहले में जाती है इसलिए दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक 2n1 लिखेंगे, और साइन आई अपान में साइन आर, इस तरीके से स्नेल का नियम लगता है। लेकिन इसको भी चाहे तो हम थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हमने कहा पहले माध्यम के सापेक्ष, तो पहला माध्यम सापेक्ष में है तो इसका अपवर्तनांक n1 नीचे रहेगा, और दूसरे का अपवर्तनांक हमको निकालना है तो ये ऊपर रहेगा, और साइन आई अपान में साइन आर, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो जो सापेक्ष में रहेगा वो नीचे रहेगा। यहाँ पे कौन सापेक्ष में है? दूसरे के सापेक्ष, यानी माध्यम 2 सापेक्ष में तो n2 नीचे n1 ऊपर, और साइन आई अपान में साइन आर। इस प्रकार से हम यहाँ पे स्नेल का नियम लगाते हैं। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो हम अब डेरिवेशन की शुरुआत कर सकते हैं। अब आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। एक और आपको जानकारी दे दें कि जैसे कोई समतल पृष्ठ है तो इसका अभिलंब तो हम इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं, रेखा खींच देते हैं, ये इसका क्या होता है? अभिलंब हो जाता है। बहुत इजी है ये। लेकिन जब कोई हमें गोलीय पृष्ठ मिलता है तो उसका अभिलंब हम जान लें। मान लीजिए कि ये गोलीय पृष्ठ है और ये इसका क्या है? सेंटर है, इसको वक्रता केंद्र कहते हैं। अब मान लो हमारा मन है कि हम यहाँ पे अभिलंब खींचना चाहते हैं, तो आप वक्रता केंद्र को इससे मिला दें, ये अभिलंब हो जाएगा। आपका इच्छा है हम यहाँ अभिलंब खींचना चाहते हैं, तो आप इसको इस बिंदु से मिला दें, ये रेखा इस गोलीय पृष्ठ पर अभिलंब होगी, ये इसके लिए अभिलंब का काम करेगी। क्योंकि रूल्स होता है, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं इस गोलीय पृष्ठ के लिए, इनको ये त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्या सदैव परिधि पर क्या होती है? लंब होती है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो गोलीय पृष्ठों का अभिलंब खींचना बहुत ही सरल होता है। वक्रता केंद्र को किसी भी बिंदु से आप मिला दोगे तो वो अभिलंब हो जाता है। और जब भी प्रकाश का अपवर्तन होता है तो हम बिना अभिलंब खींचे प्रकाश का अपवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे ये बेसिक जानकारी दी जा रही है और काफ़ी डीपली तरीके से आपको बताया जा रहा है, ताकि जब डेरिवेशन आपको समझाया जाए तो एक भी पॉइंट ऐसा ना हो जो आपसे मिस हो और आपको समझ में ना आए। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि एक हम गोलीय अवतल पृष्ठ बना लेते हैं। गोलीय अवतल पृष्ठ ठीक उसी तरीके से जैसे अवतल दर्पण आप बनाते थे। ये देखिए, यही तो गोलीय अवतल पृष्ठ है, ऐसा ही तो अवतल दर्पण हम लोग बनाते हैं। तो ठीक अवतल दर्पण जैसा एक हमने गोलीय अवतल पृष्ठ बना लिया, और ये इस गोलीय अवतल पृष्ठ की मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष इस पृष्ठ को जिस बिंदु पर काटेगा वही इसका ध्रुव हो जाएगा, ये ध्रुव हो जाएगा। और इधर का जो माध्यम है इसको हम विरल मानते हैं। इस विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1 है, और इधर का जो माध्यम है ये किसी का भी हो सकता है, जल का हो सकता है, कांच का भी हो सकता है। ये माध्यम सघन है, और इस सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो n2 है। इसको ऐसे हम डॉट डॉट की लाइनें बना लेते हैं, जिससे ये स्पष्ट रहे कि ये सघन माध्यम है। ये मानते ये जो गोलीय पृष्ठ है इसका अपना केंद्र होगा, और हमने माना कि ये इसका केंद्र है, जिसको हम इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र कहेंगे। और इसकी मुख्य अक्ष पर यहाँ पे एक हम बिंदु वस्तु रखते हैं। बिंदु वस्तु का मतलब होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, यानी जो वस्तु अति सूक्ष्म होती है, बिंदु के रूप में होती है, ऐसी वस्तुओं को हम लोग बिंदु वस्तु कहते हैं। क्योंकि डेरिवेशन जो होते हैं वो ज़्यादातर बिंदु वस्तुओं पे ही सॉल्व किए जाते हैं।
कोई भी सूत्र हम प्राप्त करेंगे तो बिंदु वस्तु से ही प्राप्त करेंगे। एक प्रकाश की किरण वस्तु से चली और ये प्रकाश की किरण जैसे ही ये आकर के इस गोलीय पृष्ठ पर टकराती है, तो चूंकि इधर का माध्यम विरल है, इधर का माध्यम सघन है, तो पहले से बताया जा चुका है कि ये सीधी नहीं जा सकती है, इसका अपवर्तन होगा, ये विचलित होगी। तो विचलन कैसे करेंगे? विचलित होगी, विचलित किरण बनाने से पहले हम अभिलंब खींच लें, और हमें अभिलंब इस बिंदु पर खींचना है। गोलीय पृष्ठों का अभिलंब कैसे खींचते हैं? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से एक रेखा इस बिंदु को मिलाते हुए आप खींच दीजिए, यही इसका अभिलंब है, ये इसका अभिलंब हो गया। अब विरल से सघन की तरफ जाएगी तो वो सीधी तो नहीं जा पाएगी, ऐसे तो नहीं जा सकती है वो, उसे तो अभिलंब की तरफ झुकना होगा। तो ये जो प्रकाश की किरण है ये सीधी ना जा करके वो अभिलंब की ओर ऐसे झुकेगी, इस प्रकार से वो झुक जाएगी। और जब ये प्रकाश की किरण इधर से गई, इधर चली गई, और एक प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के सहारे चलेगी, इस तरीके से बढ़ेगी आगे वो, तो ये देखा जा रहा कि इसका ये गोलीय पृष्ठ को यहाँ से पार करेगी, ये यहाँ से पार करेगी, लेकिन दोनों ही प्रकाश की जो किरणें हैं ऐसे फैलती चली जा रही हैं, यानी कि अपवर्तन के पश्चात ये एक दूसरे को कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब है कि अगर मिलेंगी नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अपवर्तन के पश्चात जहाँ पर प्रकाश की किरणें मिलती हैं वहाँ पर बनता है। तो ये वास्तविक रूप से मिल ही नहीं सकती हैं। तो ऐसे दशा में क्या होगा कि इस प्रकाश किरण को हमें पीछे बढ़ाना पड़ेगा, और जब हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये प्रकाश किरण इस किरण को, ये जो किरण यहाँ से जाती है, ये मुख्य अक्ष पर यहाँ पे इसको काटेगी और यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही, वास्तविक नहीं मिल रही है, मिलती प्रतीत हो रही है, तो इस जगह इसका एक आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा। क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के यही रूल्स होते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, हम बना चुके हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये वीडियो आपको दिए जा चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे प्रतिबिंब बनेगा, या आभासी प्रतिबिंब होगा। इसको हम बिंदु ए मानते हैं, और एक बार कोण और क्लियर कर देते हैं। यह अभिलंब है, अभिलंब के साथ ये है आपतित किरण। आपतित किरण जो कोण बनाती है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और इसको हम स्मॉल आई से बाहर लिख देते हैं। हालांकि हमको अंदर लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हमने इस कोण को, इतने कोण को बाहर आई कर दिया। और चूंकि ये अपवर्तित किरण, ये विलंब है, इसलिए ये यहाँ पे कोण क्या बनेगा? स्मॉल आर बनेगा। लेकिन ये किरण और ये किरण दोनों कैसी हैं? तिर्यक रेखाएं हैं, और इनके शीर्षाभिमुख कोण आपस में समान होते, तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या रहेंगे? समान रहेंगे। तो अगर वो आर है तो ये भी क्या रहेगा? आर रहेगा। इसके अलावा इस कोण को हम अल्फा मानते हैं, इस कोण को हम बीटा मानते हैं, और इस कोण को हमने गामा मान लिया। चूँकि बिंदु ए और बिंदु पी ये बहुत अधिक दूरी पर नहीं है। अगर बिंदु पी यहाँ पे है तो मान के चलो बिंदु ए इस तरीके से होगा रियल में, लेकिन यहाँ पे चित्र स्पष्ट बना रहे इसलिए बिंदु ए को हम काफ़ी दूर कर देते हैं, तो वास्तव में ज़्यादा दूर नहीं है। एक हम यहाँ से क्या करते हैं, बिंदु ए से इसके मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं, इसका नाम क्या रहेगा? एम रहेगा। अगर बिंदु ए और पी दोनों पास पास में है तो इसका लंब भी लगभग पी के ऊपर रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहेगा। तो आप एम और पी में कोई बहुत दूरी मान के ना चलें कि अगर यहाँ पे एम है तो पी इतनी दूर नहीं, मान के चलो कि पी इसके बिल्कुल निकट होगा। तो ऐसी दशा में ओ से लेकर एम यानी इस गैप को हम अमान्य मान सकते हैं। अगर मान लो हमको ओ एम दूरी और ओ पी दूरी जरूरत पड़े तो ये दूरियां लगभग बराबर होंगी, और आई एम आई पी के बराबर होगी, सी एम सी पी के बराबर होगी, क्योंकि ये दूरी अमान्य है। तो ध्रुव से, ये ध्रुव है और ये वस्तु है, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को यू कहते हैं। आप ये सब चीज़ें क्लास 10 में सीख चुके हैं कि ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को यू कहा जाता है। ये ध्रुव है और ये प्रतिबिंब है, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? वी कहते हैं, ये वी है। और ये वक्रता केंद्र है, इसकी दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और ये क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा। इसके साथ में चिन्ह परिपाटी आप सीख लीजिए। अगर ये ध्रुव है तो इधर की सारी दूरियां कैसी होती? निगेटिव होती हैं। ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां जो होती हैं निगेटिव होती है, ट्रिक है।
और दाएं तरफ की जो दूरियां होती हैं वो कैसी होती हैं, वो पॉजिटिव मानी जाती हैं। ऊपर की पॉजिटिव होती है और नीचे की कैसी होती, निगेटिव होती हैं। ये चिन्ह परिपाटी आपको आनी चाहिए क्योंकि इसका यहाँ पे यूज है। ये मानते माना इस लंब की जो ऊंचाई है वो h है। अब हम सबसे पहले त्रिभुज OAC को लेने जा रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, त्रिभुज OAC में किस तरीके का त्रिभुज है, ये देखिए OAC यहाँ पे। अगर आपको वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसको यहाँ पे ऐसे बनाते हैं। त्रिभुज OAC इस तरीके से बना हुआ है। O यहाँ पे है, A यहाँ पे, C यहाँ पे है। ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा शो हो रहा है, ये I है, यहाँ पे ये I रहेगा, और ये जो बाहर है ये गामा बन रहा है, ये ऐसे हम गामा बना लेते हैं। रूल्स होता है, क्लास 10 में आप लोगों ने सीखा होगा। ये देखिए त्रिभुज OAC में अल्फ़ा I ये अंदर के कोण, इसलिए अंतः कोण कहलाएंगे। गामा है त्रिभुज के बाहर, ये बाहर का है, इसलिए इसको हम बहिष्कोण कहते हैं। रूल्स होता है कि जो बहिष्कोण होता है वो अंतः कोणों के योग के समान होता है। अंतः कोण कौन है, अल्फ़ा और I, इनके योग के बराबर होगा। इसलिए गामा को हम अल्फ़ा प्लस में I इसके बराबर कर दिया। लेकिन हम आपतन कोण I की वैल्यू को निकाल लें। अल्फ़ा को आप इधर भेज दीजिए, प्लस का अल्फ़ा इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और I इक्वल टू गामा माइनस में अल्फ़ा। इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो जाएगा, I इक्वल टू गामा माइनस अल्फ़ा। हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि गामा बहिष्कोण है, अल्फ़ा और I अंतः कोण है। बहिष्कोण अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ये बात यहाँ पे लिखी गई है। इसके बाद दूसरा त्रिभुज लेते हैं, इसका नाम है IAC। I यहाँ पे है, एक बार आप अच्छी तरीके से देख लें। I यहाँ पे है, A यहाँ पे और C यहाँ पे। इस त्रिभुज को ये त्रिभुज हम लेने जा रहे हैं। तो इसका हम असली फिगर यहाँ पे ऐसे बना देते हैं, स्पष्ट बना देते हैं। I, A और C। ये कोण कितना है, बीटा। आप ध्यान से देखते रहिए। ये कोण कितना है, R, यहाँ पे R लिखा। और ये जो C है, ये वाला जो C है, ये कितना है, गामा। तो एक बार फिर गामा बहिष्कोण है और ये दोनों अंतः कोण है। तो ये बहिष्कोण इन दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर रहेगा, इसलिए गामा इक्वल टू बीटा प्लस में क्या आ जाएगा, R। हम अपवर्तन कोण R की वैल्यू को निकाल लेते हैं, और R इक्वल टू गामा माइनस में बीटा। ये हमने ऐसे इसको प्राप्त कर लिया। इसके बाद चूंकि यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, इसलिए हमको स्नेल का नियम लगा देना चाहिए। आप फिगर को ध्यान में रखेंगे, और जब इस पर हम स्नेल का नियम लगाएंगे तो स्नेल का नियम तो आप पहले से ही समझ चुके हैं। क्या होता है, n इक्वल टू साइन I अपान में साइन R, ये स्नेल का नियम होता है। लेकिन n नहीं लिखेंगे, चूँकि प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो पहला माध्यम 1, दूसरा माध्यम 2, यानी 1 and 2 हमको लिखना चाहिए। तो 1 and 2 यानी पहले के सापेक्ष दूसरे का अपर्तनांक। चूँकि पहले के सापेक्ष पहला सापेक्ष में है, इसलिए पहले का अपर्तनांक n1 नीचे और दूसरे का अपर्तनांक तो n2 ऊपर, और आ कितना जाएगा, साइन I अपान में साइन R हमें प्राप्त हो जाएगा। इतना आप याद रखिए कि हम पहले से क्लियर कर चुके थे, A और P ज़्यादा दूर नहीं है। ये जो A और P है अधिक दूर नहीं है, तो इसलिए अल्फ़ा, बीटा, गामा, I, R जितने भी कोण यहाँ पे बन रहे हैं सब बहुत छोटे कोण हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यदि I तथा R बहुत छोटे कोण हों, ये वास्तव में बहुत छोटे कोण हैं, तो जब कोण बहुत छोटे होते हैं तो उन कोणों का जो रेडियन मान होता है वो लगभग I का जो रेडियन मान है वो साइन I के लगभग बराबर होगा, और R का जो रेडियन मान है, यानी कि R का रेडियन मान जो है वो लगभग साइन I के क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अगर कोण छोटे हैं तो हम क्या करते हैं कि जो इनके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं इनको छोड़ देते हैं,
यानी जहाँ साइन आई है वहाँ पे साइन आई केवल लिखा जाएगा, जहाँ पे साइन आर है वहाँ पे केवल आर लिखा जाएगा। ये बात हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं, ये बराबर होंगे। तो ऐसी दशा में n2 अपान में n1 इक्वल टू, जो साइन आई है वो आई के लगभग बराबर होगा, तो साइन आई की जगह हम आई लिख लेंगे, और साइन आर लगभग आर के बराबर होगा तो इसकी जगह हम आर कर लेंगे, और तिर्यक गुणा कर लेते हैं। इसका इसमें गुणा करोगे तो n1 आई, और इसका इसमें गुणा करोगे तो n2 और r हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक समीकरण हमें मिलता है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं, या इसको भी हम कोई समीकरण न माने और आई आर की वैल्यू यहाँ पे रख लें। आई आर की वैल्यू हम शुरुआत में निकाल चुके हैं, तो जब n1 और आई की वैल्यू रखेंगे तो आई की वैल्यू क्या है, गामा माइनस अल्फ़ा। ये आई की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं आई की जगह, तो गामा माइनस अल्फ़ा, और n2 आर की वैल्यू आप देख सकते हैं गामा माइनस बीटा है, तो यहाँ पे हम गामा माइनस में बीटा लिख लेंगे। ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो n1 गामा माइनस n1 अल्फ़ा इक्वल टू n2 गामा माइनस में n2 बीटा। ऐसा करते हैं कि n2 बीटा को हम लेकर आते हैं इधर, तो ये निगेटिव का है, इधर लाएंगे तो बन जाएगा पॉजिटिव का n2 बीटा, और माइनस में n1 अल्फ़ा। इसके बाद गामा को हम गामा के पास पहुंचाते हैं, तो ये n1 गामा n2 गामा के पास लाएंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा उधर, तो n2 गामा माइनस में n1 गामा। n2 बीटा ऐसे लिखा रहने दो, n1 गामा को भी छोड़ दीजिए ऐसे ही, और यहाँ से गामा को कर लो कॉमन, n2 माइनस में n1 आ जाएगा, और इसे मानते हैं समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 हमने माना। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने पक्षांतर करके इस इक्वेशन को यहाँ पे, ये इक्वेशन हमने यहाँ पे ऐसे निकाला है, यही इक्वेशन मेन है। अब इसके आगे और सरल डेरिवेशन होने जा रहा है। अब इसके बाद हम एक बार फिर लेते हैं त्रिभुज ओ ए एम में, हम आपको फिगर दिखा रहे हैं त्रिभुज ए ओ एम। ये एक समकोण त्रिभुज है, देखिए ध्यान से आप, ओ ए एम ये एक समकोण त्रिभुज है, और इस त्रिभुज को लेने जा रहे हैं। इसमें हम tan अल्फ़ा इक्वल टू निकालेंगे, तो लंब यानी ए एम आधार ओ एम, लंब और अपान में आधार हो जाएगा। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू जब हम यहाँ पे निकालेंगे, तो जैसे कि हम पहले बता चुके थे कि अल्फ़ा बीटा गामा आई आर ये सब बहुत छोटे कोड हैं, तो जैसे साइन आई के बराबर होता था, साइन आर के बराबर होता, तो वैसे ही tan अल्फ़ा भी अल्फ़ा के ही बराबर होगा। और लंब कितना रहेगा, ए एम, आप फिगर में देख लेना, आधार कितना रहेगा, ओ एम। साथ में आपको ये भी यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो ओ एम दूरी है ये लगभग ओ पी दूरी के बराबर है, क्योंकि एम पी के लगभग पास में है, इसलिए दोनों दूरियों में कोई अंतर नहीं है। तो जहाँ पे ओ एम लिखा वहाँ पे हम ओ पी लिख सकते हैं, तो ए एम और अपान में यहाँ पे ओ पी लिखेंगे। ए एम चूँकि एच है, मुख्य एच से ऊपर, इसलिए पॉजिटिव, और जो ओ पी दूरी है आप इसमें देखिए, दोनों चीज़ों को एक साथ लेते हैं। ये जो ओ पी दूरी है, ओ पी दूरी ये यू के बराबर है, और चूँकि बाईं तरफ की दूरी इसलिए ये निगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एच अपान में माइनस का यू। इसी तरीके से अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं जिसमें बीटा कोण बनता है, ये वाला त्रिभुज लेते हैं आई ए एम। तो लिखेंगे त्रिभुज आई ए एम में, और यहाँ पे निकालते हैं हम tan बीटा। तो ये जो tan बीटा है, बीटा चूँकि बहुत छोटा है इसलिए लगभग बीटा के इक्वल होगा, और tan बीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, लंब यानी कि ए एम और अपान में आधार, आधार मतलब आई एम। लेकिन चूँकि आई एम जो दूरी है वो आई पी के बराबर होगी, यहाँ पे हम ए एम और अपान में क्या लिखेंगे, आई पी। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर इस दूरी को हम चेंज क्यों कर रहे हैं। इस दूरी को चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सारी दूरियां हमने पी से नापी, कोई भी दूरी को एम से नहीं नापा है।
इसलिए हम आई एम नहीं जानते, हम आई पी इक्वल टू जानते हैं वी, इसलिए आई एम की जगह आई पी हमें लाना पड़ेगा। हम ओ एम नहीं जानते क्या है, ओ एम की वैल्यू नहीं जानते, लेकिन ओ पी इक्वल टू यू है, इसलिए ओ एम की जगह हमें यहाँ पे यू लाना पड़ा है। अब ए एम का मान एच रहेगा और आई पी का मान रहेगा माइनस का वी। इसी तरीके से जो तीसरा त्रिभुज है ये लेते हैं सी ए एम, तो यहाँ पे सी ए एम में एक बार फिर tan गामा, और ये भी गामा के इक्वल होगा। लंब है ए एम और आधार कितना है सी एम, लेकिन सी एम को हम जानते नहीं कि सी एम जो दूरी है वो क्या है। तो सी एम चूँकि सी पी के बराबर है तो यहाँ पे सी पी लिख लेंगे, और अब सी पी हम जानते हैं कि आर है, ए एम तो एच रहेगा और ये हो जाएगा माइनस का आर, क्योंकि बाईं तरफ की दूरी है। तो इतनी वैल्यू हमने निकाल ली, और ये सब अल्फ़ा बीटा तथा गामा के जो मान हैं ये सब हमको समीकरण एक में रखने हैं। तो इनको सबको समीकरण एक में रख देंगे हम। समीकरण एक क्या था आप देख सकते हैं। समीकरण एक हम आपको जो नोट्स बनाए हैं उसमें या यहीं पे दिखा देते हैं। ये समीकरण एक है, एन टू बीटा माइनस एन अल्फ़ा गामा एन टू माइनस एन वन, ये समीकरण एक है, यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले एन टू बीटा की जो वैल्यू है ये सामने आपके है, एच अपान माइनस का वी, एच अपान माइनस का वी लिखते हैं। माइनस में एन वन और एल्फ़ा की जो वैल्यू है वो ऊपर है, एच अपान माइनस का यू, एच अपान माइनस का यू लिख लेते हैं। और इसके बाद है फिर गामा, नोट्स हम आपको दे देंगे उसमें आप देख लेना। गामा की जो वैल्यू है वो आपके सामने है, एच अपान माइनस का आर है, और आगे एन टू माइनस एन वन। ये समीकरण एक था। सभी पदों में माइनस होने की वजह से कैंसिल करते हैं, सभी पदों में एच लिखा कॉमन करके कैंसिल कर देंगे। बचेगा क्या, एन टू अपान में वी, तो एन टू अपान में वी, माइनस में यहाँ पे एन वन अपान में यू, और इक्वल टू में एन टू माइनस एन वन अपान में आर। हमें ये एक इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। और जो इक्वेशन हम प्राप्त करना चाहते थे, जो फार्मूला हम प्राप्त करना चाहते थे, ये वही फार्मूला है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। यही गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है। तो यही आपको तैयार करना था। चाहे तो इसको थोड़ा सा हम आगे और बढ़ा देते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बुक्स होती जिसमें यहीं तक रहता है और कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसमें इसके आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसको बढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि हम इससे n1 को कॉमन कर लें। जब हम n1 कॉमन करेंगे अंदर क्या बचेगा, क्योंकि इस पद में तो n1 लिखा नहीं है, यहाँ से कॉमन करेंगे तो n1 इसमें भाग में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, अपान में आ जाएगा। तो n2 अपान में n1, नीचे v रहेगा माइनस में, यहाँ से n1 कॉमन हो गया है, 1 अपान में u बचेगा। और इसके बाद जब यहाँ से हम n1 को कॉमन करेंगे तो n1 कॉमन हो जाएगा, लेकिन अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तो n1 है नहीं, तो n1 आ जाएगा n2 के नीचे माइनस का 1, और नीचे रहेगा r। n1 से n1 को हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, और अब हमें अंत में क्या मिला, n2 अपान में n1 अपान में v माइनस 1 अपान में u इक्वल टू n2 अपान में n1 माइनस 1 अपान में r प्राप्त हो जाता है। यदि हम ऐसा कर दें कि जो n2 अपान में n1 है इसको हम n मान लें, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। तो पहले के सापेक्ष पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को n अगर हम कह दें तो यहाँ पे n लिख जाएगा और यहाँ पे n लिख जाएगा। n अपान में v माइनस में 1 अपान में u इक्वल टू n माइनस 1 अपान में r। ये हमें सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो यही गोली अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे, टाइम लगे आप टाइम देते रहिए, क्योंकि पढ़ाई में तो टाइम देना ही पड़ेगा तभी कोई चीज़ तैयार होगी। और अगर आपको 5 नंबर लेने हैं तो फिर आपको इससे पर्याप्त समय देना ही पड़ेगा। ये आपके लिए नोट्स हैं जो कि कम से कम सरल से सरल थ्योरी के साथ में, ये आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। हो सकता है कि आपको नोट्स जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो वहाँ पे
थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही हो अगर, तो आप हमारे इन नोट्स से तैयार कर सकते हैं। ये कम से कम थ्योरी में नोट्स हैं और आप इनका स्क्रीनशॉट ले करके अपनी फेयर कॉपी में इनको उतार सकते हैं। तो गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र आज आपको करा दिया गया है। इसके बाद गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र रहेगा जो कि आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।